वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। कल हम बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे? ऊतक पढ़ रहे थे। और ऊतक में कौन सा ऊतक पढ़ रहे थे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, सॉरी। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। तो हमने कल कौन सा ऊतक पढ़ा था? रक्त एवं लसिका। और रक्त और लसिका किसके अंदर आता है? तरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक के अंदर। ठीक है, तरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक। तो इसके अंदर लसिका और रुधिर चल रहा था, है ना? क्या चल रहा था? लसिका एवं रुधिर। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा थी रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं को हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है फ्लो चार्ट। क्या पढ़ा है? फ्लो चार्ट। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है वो क्या होगी? लाल रुधिर कणिकाएं, या इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। देखो, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की थी? तीन प्रकार की। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की थी? कौन कौन सी थी? लाल रुधिर कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं, और रुधिर प्लेटलेट्स। तीन हो गई। ठीक है, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की थी कल? रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की थी। कौन सी थी? पहली कौन सी थी? रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड और कॉर्पू सेल्स। यही था क्या? रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। पहली कौन सी है? पहली पहली है आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। फिर क्या है? डब्ल्यूबीसी। फिर क्या है? डब्ल्यूबीसी। फिर क्या है बताओ? रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इस नाम से भी जानते हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं क्या? इसको जानते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और इसको किस नाम से? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। तीन हो गए। अब इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो ल्यूकोसाइट्स है, ये कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का। कितने प्रकार का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांच प्रकार हो गए इसके। कितने प्रकार हो गए? पांच प्रकार। पांच प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है? मोनोसाइट्स। सबसे पहला क्या है? मोनोसाइट्स। सबसे पहला क्या है? मोनोसाइट्स। और लास्ट का क्या पढ़ा था आपने? बताओ, जो रक्षा करता है हमारी? लिम्फोसाइट्स। तो लास्ट का याद रखना, लिम्फोसाइट्स। आपको ऐसे ही याद रखना है ये। ठीक है ना? आपको इसी प्रकार से याद रखना है। पहला क्या है? मोनोसाइट्स। और लास्ट का क्या है? लिम्फोसाइट्स। बच गए कितने? तीन। उन तीनों को आपको याद रखना है। तीन कौन कौन से हैं? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। पहला क्या है? देखो, ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स। और दूसरा कौन सा है? बेसोफिल्स। यही है ना?
बेसोफिल्स। और एक और बच गया, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो या न्यूट्रो है ना, एक ही बात है। न्यूट्रिनो और न्यूट्रो एक ही बात है, न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें कितने हो गए ये बताओ भैया? तीसरा, और ये क्या है? चौथा। तीन ही तो याद रखने पड़ रहे हैं आपको, इनमें जोर पड़ जाएगा कि तुमको अगर तीन याद रख लोगे तो आप। तो देखो, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और क्या है? न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद बताओ कि इसमें अब कौन सा आएगा जिसके पार्ट आगे होंगे? कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स मैंने बताया था दो प्रकार का है, टी और टीबी। याद रखनी है आपको। टी का मतलब क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। और बी का मतलब, और मैंने आपको बताया था आगे। अब टी कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? T4 और T8। लेकिन आपको याद रखना था, P से याद रखना है क्या? सी CD, ठीक है। CD4 और CD8 याद रह जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ ये? ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट था किसका? सिर्फ और सिर्फ रुधिर कणिकाओं का। ये आपको फ्लो चार्ट जरूर याद रखना है। फ्लो चार्ट अगर याद नहीं रहेगा तो आगे नहीं कर पा सकते आप। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, आरबीसी मतलब क्या है? इसका मतलब, आरबीसी का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। तो यहां लिख लेना लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। अगर मैं बात करूं लाल रुधिर कोशिकाओं की, तो लाल रुधिर कोशिकाएं कहां होती है बताओ? बताओ ना। अरे लाल रुधिर कणिकाएं रक्त में ही होंगी भाई, लाल रक्त इसलिए होता है। और डब्ल्यूबीसी किस में होंगी? अरे वो उसमें होंगी, लसिका के अंदर। लाल रक्त लाल होता है तो लाल रक्त कोशिकाएं। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। कणिकाएं और कोशिकाओं में फर्क है। ठीक है, तो हमारी क्या चल रही है? ब्लड सेल चल रही है। क्या चल रही है? ब्लड सेल। तो पहली सेल क्या है बताओ? ब्लड कॉर्पुसेल्स चल रही है, सॉरी, कॉर्पुसेल्स। ठीक है, तो पहले क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं। तो सबसे पहले बताओ, लाल रुधिर कणिकाएं, रक्त का जो अधिकांश भाग होता है ना, वो किसका बना होता है? लाल रक्त कणिकाओं से बना होता है। रक्त का सबसे ज्यादा पार्ट, सर्वाधिक भाग, अगर हम कहें रक्त का सर्वाधिक भाग, किसका भाग? सर्वाधिक भाग रक्त का किससे बना होता है? आरबीसी से बना होता है। किससे बना होता है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सर्वाधिक भाग किसका? रक्त का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, इसका बना होता है, जो उभयावतल आकार का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है बताओ? बताओ ना। उभयावतल, ये इसकी आकृति होती है। और एक नाम और याद रखना है इसको, लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। और एक बात याद रखनी है, ये केवल कशेरुकी जंतु में पाई जाती है। कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? ये कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। क्या? आरबीसी। ठीक है, ये केवल किसमें? कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। उसके बाद जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, उनमें लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के कारण। ठीक है, आरबीसी का रंग क्या होता है बताओ? आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है?
किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो मेरी बात सुना ध्यान से, एचबी जिसको बोलते हैं, आपने देखी होगी एचबी की जांच। जब रक्त के अंदर ब्लड की जांच जब करते हैं तो आरबीसी की जांच होती है। यहाँ नीचे लिखा होता है कि आप खून की जांच कराओ तो उसमें लिखा होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। और उसमें यही पता लगता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की भी जांच होती है कि रक्त आपका लाल है कैसा है, ठीक है। आरबीसी का रंग भी पता लग जाता है उसमें। उसके बाद इससे एक चीज छांट कर आपको लिखनी है हीमोग्लोबिन, जो कि आपको अलग से लिखना है इसमें एक टॉपिक हीमोग्लोबिन। अब हमें हीमोग्लोबिन को पढ़ना है कि हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन में क्या है, का निर्माण 95% प्रोटीन से और 5% रंजक होता है, रंजक हीम से होता है। तो सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। 95% और प्लस में क्या है 5%। अब 95% क्या होता है इसके अंदर बताओ? ग्लोबिन होता है। देखना ध्यान से, दो चीजों से मिलकर बना है ये। एक तो क्या है ग्लोबिन से, किससे बना है? ग्लोबिन से। और 5% क्या है? हीम से। किससे बना है? तो समझ में आ गए, हीम। यहां पर जो ग्लोबिन होता है ना, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? तो याद रखना, रक्त में प्रोटीन किससे होता है? दाल ज्यादा खानी चाहिए आपको, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो आपका रक्त बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है ना, तो ग्लोबिन का हिंदी अर्थ होता है प्रोटीन। 5% इसको हम बोलते हैं हिंदी में रंजक हीम। क्या बोलते हैं? रंजक। अब रंजक का मतलब वही बात आ गई पिगमेंट, और पिगमेंट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। वर्णक जिसको बोलते हैं, वर्णक का मतलब क्या होता है? उसका कलर, ठीक है, उसका कलर। तो प्रोटीन प्लस में उसका कलर, कलर किससे बढ़ता है? 5% हीम। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर? रंजक मतलब पिगमेंट मतलब वर्णक, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑक्सीजन से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन के साथ अवशोषित होकर एक पदार्थ के रूप में अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अवशोषित, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अवशोषित होकर, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अवशोषित होकर। क्या होकर? अवशोषित होकर। देखो ऑक्सीजन मैंने आपको बताया अभी कि जो ऑक्सीजन होता है ना, इसे संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं कौन? बताओ। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त में पानी होता है। पानी किससे बनता है? O2 से। H2O मतलब पानी, ऑक्सीजन। तो डेफिनेट ऑक्सीजन के साथ अवशोषित होगा ये। क्या होगा? और अवशोषित होकर क्या करता है? एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? अस्थायी यौगिक का निर्माण, अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं बताओ? जिसे कहते हैं ऑक्सी, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो विखंडित होकर ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। एक बात और सुनो, अपन कहते हैं कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? तो खून का मतलब क्या है? एचबी, और एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। तो आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से, की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब एनीमिया की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड की कमी से लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में दर में कमी आती है। एनीमिया क्यों होता है? आप सुनो, एक तो विटामिन B12, विटामिन B12,
विटामिन B12 को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। 12 को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एक शीशी होती है, आपने देखी होगी, जब खून की कमी आती है तो बी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है उस पर, ठीक है। और एक आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, एक बात याद रखना, विटामिन B12 से, कहने का मतलब B12 की कमी से एनीमिया की कमी हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है? आरबीसी में कमी होती है, ठीक है। आरबीसी में क्या होती है? कमी होती है। आगे देखो, अब बात आती है एरिथ्रोसाइट्स की। किसकी बात आती है? एरिथ्रोसाइट्स की। तो एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा किसे बोलते हैं? बोन मेरो। और अस्थि किसे बोलते हैं? अस्थि किस में आती है बताओ? अस्थि किस में आती है? इसमें आती है ना, कंकाल में। तो एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो लिख लेना, इसको एरिथ्रोसाइट्स या इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका विघटन प्लीहा में होता है, प्लीहा में, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है। इसका विघटन कहाँ होता है? प्लीहा में। विघटन मतलब क्या होता है? प्लीहा में। किसका? आरबीसी का। निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। विघटन किस में होता है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहते हैं बता दो? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगर मैं कहीं, मेरा जन्म कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में। और अगर मैं मर जाऊं कहां पर? टूट टूट कर मर जाऊं प्लीहा में, तो प्लीहा को क्या कहते हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या? आरबीसी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान तो कहेंगे ना जब हम मर रहे हैं वहां पर। नहीं बेटी बात समझ में? तो प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। बताओ, आरबीसी को कब्रिस्तान किसे कहेंगे? किसको कहेंगे? प्लीहा को। समझ में आ गया प्लीहा क्या है? ठीक है। और इसकी जीवन अवधि कितनी होती है बताओ? आरबीसी की जीवन अवधि, इसकी जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है। 120 डेज इसका जीवन काल होता है। उसके बाद स्तनधारी जो दूध देते हैं, कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। समझ में आ रही है? स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, परंतु ऊंट एवं लामा में केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में, स्तनधारियों में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु इसमें ऊंट में एवं लामा में उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हो।
देखो अब हमारा सेकंड नंबर आता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? बताओ। न्यूट्रो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, लकवा से याद रखना है आपको ये ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। कहाँ है ध्यान हरभजन? कहाँ ध्यान है? फिर यहाँ ध्यान नहीं है? बता दो फिर, आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को रेड ब्लड कोर्पस। और दूसरा नाम क्या है इसका? तो मैं अभी तो बोल के बता रहा था, हम श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ रहे हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जबकि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और रुधिर प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं अनिश्चित आकार में हीमोग्लोबिन रहित तथा केंद्रक युक्त होती हैं। मतलब इनका ना तो क्या होता है, इनका ना तो आकार होता है, कहने का मतलब अनिश्चित आकार होता है। अब अनिश्चित का मतलब क्या है? निश्चित थोड़ी होता है, अनिश्चित आकार। दूसरी बात, केंद्रक रहित, मतलब कि ना इनका केंद्रक होता है। और तीसरी बात क्या है इसके अंदर? ना इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन रहित। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ना तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ना इसमें केंद्रक होता है, और ना ही इनका कोई निश्चित आकार होता है। तो तीनों चीज नहीं होती है इसमें, जबकि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये तीनों चीज विद्यमान होती हैं। मैंने आपको बताया ऊंट एवं लामा को छोड़कर, सॉरी जो स्तनधारी जीव हैं उनको छोड़कर सब इसमें ऊंट और लामा में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो मतलब कि हो सकता है, लेकिन इनमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में काफी कम होती है। होती तो है, लेकिन क्या होती है? बहुत, ना के बराबर, लेकिन उसमें ज्यादा होती है। उसके बाद मानव रक्त में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति घन mm तक होती है। इनकी जीवन अवधि कितनी होती है? 10 से 13 दिन होती है। तो कहने का मतलब क्या है? लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में इनकी संख्या काफी कम होती है। मानव रक्त में इनकी संख्या, किनकी संख्या बताओ? मानव रक्त में इनकी संख्या, किसकी संख्या? WBC की संख्या कितनी होती है? 6000 से 9000, 6000 से 9000। और क्या है? प्रति घन mm। क्या है? प्रति घन mm। ठीक है, ऐसे। और जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। कितना होता है? 10 से 13 दिन, 10 से 13 दिन होता है। उसके बाद इसका निर्माण अस्थि मज्जा, कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है इसका? सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसका निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और किसमें? और किसमें? प्लीहा में। और किसमें? लीवर में। तीन चीज आ गई। कौन कौन सी आ गई? यकृत एवं प्लीहा, अस्थि मज्जा। सामान्यतः इनका आकार अमीबा के समान। इनकी आकृति कैसी होती है बताओ? किसकी आकृति? WBC की आकृति कैसे होती है? अमीबा के की तरह होती है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। श्वेत रक्त कणिकाओं में कई प्रकार के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। इन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आदि इसके
प्रमुख उदाहरण है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ग्रेन्यूलोसाइट्स, देखो एक तो है ग्रेन्यूलोसाइट्स, एक है ग्रेन्यूलोसाइट्स। हमने इनके 5 भाग पढ़े थे। कितने भाग पढ़े थे? 5 भाग। कौन कौन से पढ़े थे? देखो एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, एक तो मैंने लिख दिया ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा मैंने लिख दिया ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा, मतलब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने जब ऊपर ऊपर आपको लिखा था ना, क्या इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया? कितने भागों में? 2 भागों में। पहले भाग में ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरे भाग को मैंने लिख दिया ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। तो पहला जो इसमें टाइप आता है वो क्या आता है? इसका आता है मोनोसाइट्स। क्या आता है? मोनोसाइट्स। ये गेट बंद कर दे, ये रही से यहीं से जाते हैं, इनको जाना जरूरी यहीं से। पहला क्या है? मोनोसाइट्स। दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट्स। दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट्स। पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। आपको रजिस्टर देखने की पीछे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? अभी लिखा था ना, ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स। तो पहला क्या है? ईओसिनोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। तो 3 आ गए इसके अंदर। पहला क्या आ गया? बताओ पहला क्या आ गया? ईओसिनोफिल्स, ठीक है। पहला आ गया ईओसिनोफिल्स, दूसरा आ गया बेसोफिल्स और तीसरा आ गया न्यूट्रोफिल्स। एक बात सुनना, अगर हम बात करें माइक्रो की, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो बॉडी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। तो जो भी सूक्ष्म जीव के अकॉर्डिंग होता है उनको हम क्या कहते हैं? बताओ उनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ क्या कह सकते हैं इनको? इनको कह सकते हैं ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ये तीनों किस में आते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। किस में आते हैं? अब इसमें देखो सबसे पहला है ईओसिनोफिल्स। जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी सूक्ष्म जीव आपने पढ़े होंगे और सूक्ष्म जीव के अंदर क्या होता है? क्या होता है बताओ? सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए हम प्रतिरक्षा के लिए मतलब काम करते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब एंटीबायोटिक बोलते हैं, जिसको प्रतिरक्षी भी बोलते हैं। अगर कोई आपको मान लो कोई भी मधुमक्खी खा जाए तो क्या करोगे आप? टेबलेट लोगे ना। और उस टेबलेट लेने का फायदा क्या होगा कि वो एंटीबॉडी से लड़ेगी। जो मान लो आपको कवक, फंगस कुछ भी है, अगर उससे आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? आप उस टेबलेट को लोगे तो इसका मतलब माइक्रोबॉडीज से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी आपको? बताओ। एंटीबायोटिक टेबलेट कहने का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या है? ईओसिनोफिल्स में क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षण मतलब कि इम्यूनिटी मतलब कि एलर्जी आदि का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? इम्यूनिटी के लिए। और इम्यूनिटी पावर आपने कब बढ़ाई थी? कोरोना में बढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि ताकि कोई हमसे लड़े तो हम उससे हारे नहीं। तो इसलिए मतलब पहली बात इम्यूनिटी की, और दूसरी बात किसकी? एलर्जी से लड़ने के लिए आपको कौन सा ग्रेन्यूलोसाइट्स की जरूरत पड़ेगी? पहला है ईओसिनोफिल्स की। बात समझ में आ गई? अगर आपको कोई एलर्जी हो गई या कोई इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको ये ईओसिनोफिल्स से गुजरना पड़ेगा। दूसरा आता है बेसोफिल्स। ये क्या करती हैं? ये कणिकाएं मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन का संवहन करती हैं। किसका संवहन करती हैं? हिपेरिन, हिस्टामिन। पहला है हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन और तीसरा क्या है? तीसरा नाम आप लिख सकते हैं सीरोटोनिन। क्या नाम है? सीरोटोनिन। और एक बात और, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये 0.5% होती है। किसकी? किसकी होती है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की। कितनी होती है? 0.5%। आगे आता है न्यूट्रोफिल्स।
ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 60 से 70% होता है, 60 से 70%। किसका? WBC का क्या होता है? 60 से 7% होता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स में लिख सकते हैं आप ये। उसके बाद ये बैक्टीरिया एवं अन्य पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, इसी कारण इनको माइक्रोफेजेज भी कहा जाता है। इन न्यूट्रोफिल्स को दूसरा नाम आ गया माइक्रोफेजेज। क्या नाम आ गया? माइक्रोफेजेज। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो ये जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। किसको नष्ट कर देती हैं? जीवाणुओं को। तो इनकी संख्या WBC के अकॉर्डिंग, WBC का 60 से 70% तक होता है। कितना होता है? 60 से 70% तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है। अब क्या आता है ये? ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है? लसिका ग्रंथियों में होता है। लसिका ग्रंथियों में होता है। और लसिका ग्रंथियां आपने पढ़ी हैं। लसिका ग्रंथियां, इनका निर्माण कहाँ होता है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथियों में होता है। लसिका ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। मैंने अभी आपको बताया, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखो यहां पर आप लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। पहला क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करती है? रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, सेफ्टी का काम करती है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 33% भाग होता है। इनमें केंद्रक बड़ा और गोल होता है। इनमें ना तो केंद्रक होता है और ना ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इनका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? मोनोसाइट्स। हम अगर पढ़ें, लिम्फोसाइट्स अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं आपको लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? 25 से 33% भाग होता है इनका। क्या होता है इनमें? किसका? WBC का कितना? 25 से 33% भाग होता है। और इनके अंदर जो केंद्रक होता है ना, वो क्या होता है? केंद्रक बड़ा होता है और प्लस में क्या होता है? गोल होता है। केंद्रक क्या होता है? बड़ा भी होता है और गोल भी होता है। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, मतलब ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडी किसको कहते हैं? जो हमारे रोगाणुओं से लड़े, जो हमारे रोगाणुओं से लड़े उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। उसके बाद आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के अंदर क्या होता है? ये 3 से 8% भाग होता है इसका। क्या होता है मोनोसाइट्स के अंदर? किसका? WBC का कितना? 3 से 8% भाग होता है। और केंद्रक क्या है इसमें? छोटा होता है। पहली बात तो होता नहीं है, होता है तो छोटा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य। जीवाणु को नष्ट कौन कर रही है? ये कर रही है। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, इम्यूनिटी, एलर्जी, जीवाणु, विषाणु, कवक, यही तो होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रतिरक्षी तंत्र का मतलब होता है प्रतिरक्षियों का निर्माण। मतलब कहने का मतलब ये क्या करती हैं? एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता करती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। जबकि मोनोसाइट्स क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये अपेक्षाकृत बड़ा होता है आकार में। क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। और उसके बाद इसका केंद्रक क्या होता है? छोटा होता है। केंद्रक क्या होता है? छोटा। यह श्वेत रक्त कणिकाओं का 3 से 8% भाग है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो मोनोसाइट्स में लिख सकते हैं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, इसका कार्य है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, को नष्ट करना इसका क्या है? मुख्य कार्य है इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो आज तक हमारा जो सेकंड है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा। आरबीसी का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स। कल नेक्स्ट रुधिर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स
के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।